साथियों नमस्कार। एक बार फिर पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज पुनः फिर आपके बीच एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, गामक विकास, क्रियात्मक विकास, मोटर स्किल डेवलपमेंट। मोटर स्किल डेवलपमेंट। मोटर स्किल डेवलपमेंट क्या है? एक मनोवैज्ञानिक हुई थी एलिजाबेथ हार्लोव। इन्होंने बाल मनोविज्ञान पर बहुत कार्य किया है। इन्होंने बाल मनोविज्ञान पर बहुत कार्य किया है और इन्होंने कहा है कि हमारी जो नाड़ियां हैं, हमारी जो नाड़ी मंडल है, हमारी जो मांसपेशियां हैं, इनकी समन्वित गति के द्वारा शारीरिक गति के ऊपर नियंत्रण रखना क्या है? गामक विकास है। इन्होंने क्या कहा? हमारा जो नाड़ी मंडल है, हमारा जो नाड़ी मंडल है, हमारी जो मांसपेशियां हैं, इनकी समन्वित गति के द्वारा शारीरिक गति के ऊपर नियंत्रण रखना, अर्थात नाड़ी व मांसपेशी की सहायता से शारीरिक गति पर जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? गामक विकास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? गामक विकास कहते हैं। अब गामक विकास क्या है? इसका सामान्य अर्थ तो हमने पढ़ लिया। तो गामक विकास है क्या? गामक विकास क्या है? गामक विकास क्या है? हमारे जो शारीरिक अंग हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं, उनके द्वारा शक्ति व गति का विकास क्या है? गामक विकास है। हमारे जो शारीरिक अंग हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं, उनके द्वारा शक्ति व गति का विकास, हमारे जो शारीरिक अंग हैं और हमारी जो मांसपेशियां हैं, उनके द्वारा शारीरिक गति, जो शक्ति का विकास है, मांसपेशियों के द्वारा शक्ति का जो विकास है, वो क्या कहलाएगा? गामक विकास कहलाएगा। अर्थात शक्ति व गति का संबंध गामक विकास से है। अर्थात शक्ति और गति का संबंध अगर एग्जाम में आए तो उसका संबंध किससे है? गामक विकास से है। अर्थात शक्ति व गति का जो संबंध है वो गामक विकास से है। शक्ति और गति का विकास जो है गामक विकास से है। अब इसमें से प्रश्न कैसे बनते हैं? प्रश्न बन सकता है कि शक्ति और गति का संबंध किससे है? शक्ति और गति का संबंध किससे है? तो सीधा सीधा उत्तर हो गया गामक विकास से। दूसरा इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं कि गामक क्रियाओं की शुरुआत कहाँ से होती है? गामक क्रियाओं की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? गामक क्रियाओं की शुरुआत, गामक क्रियाओं की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? देखो, गामक क्रियाओं की जो शुरुआत होती है वो मध्य गर्भकाल से होती है। मध्य गर्भकाल, गामक क्रियाओं की जो शुरुआत होती है वो मध्य गर्भकाल से होती है। गामक क्रियाओं का जो विकास होता है मध्य गर्भकाल से विकास शुरू हो जाता है। तो मैंने अब विकास की देखो मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं: बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था। भ्रूण अवस्था से गामक क्रियाओं की शुरुआत हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मध्य गर्भकाल भी बोलते हैं। इसलिए इसे मध्य गर्भकाल भी कहते हैं। और ये कहा गया है कि जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो 6 साल का बच्चा उन गामक क्रियाओं पर, अपनी मांसपेशियों पर, जब बच्चा क्या हो जाता है? 6 वर्ष का, जब बच्चा क्या हो जाता है? 6 वर्ष का हो जाता है तो बच्चा क्या करता है? उन गामक क्रियाओं पर क्या करता है? अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर देता है। मांसपेशियों पर नियंत्रण स्थापित करने लग जाता है। ठीक, गामक क्रियाओं में बच्चा जब 6 वर्ष का हो जाता है तो अपनी मांसपेशियों पर
नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ठीक, तो ये गामक क्रियाओं के विकास के संबंध में ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि गामक विकास क्या है और गामक क्रियाओं की शुरुआत कहाँ से होती है। अगला हम देख लेते हैं कि गामक विकास कितने प्रकार के होते हैं। गामक विकास कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, गामक जो विकास है वो कितने प्रकार के होते हैं। गामक विकास जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं गामक विकास। गामक विकास दो प्रकार के होते हैं। गामक विकास दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सूक्ष्म गतिविधियां इसमें करते हैं। दूसरा हो गया स्थूल। पहला सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। अब सूक्ष्म का क्या मतलब है जी। सूक्ष्म का क्या मतलब है, जैसे हम कोई कार्य को अंगुलियों की सहायता से जो हम गतिविधि करेंगे, जो भी गतिविधियां हम अंगुलियों की सहायता से करेंगे। अब अंगुलियों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, शर्ट के बटन बंद कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जो सूक्ष्म क्रियाएं हम करेंगे, सूक्ष्म गतिविधियां जैसे कि लिखना, शर्ट के बटन लगाना, ठीक, ब्लॉग बनाना, ठीक, कपड़े पहनना, तो ये सारी गतिविधियां क्या कहलाएंगी, सूक्ष्म गतिविधियां कहलाएंगी, जिसमें हम अंगुलियों का उपयोग करेंगे। ये सारी क्या कहलाएंगी, सूक्ष्म गतिविधियां कहलाएंगी। दूसरा है स्थूल गतिविधियां। स्थूल गतिविधियां क्या है, जिसमें मांसपेशियों की सहायता बढ़ती है। स्थूल गतिविधियों में मांसपेशियों की सहायता पड़ती है। ऐसी क्रियाओं करने के लिए मांसपेशियों की सहायता पड़ती है। वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऐसी क्रियाएं जिनमें मांसपेशियों की सहायता पड़ती हैं, वो गतिविधियां स्थूल गतिविधियां कहलाती हैं। जो व्यापक मांसपेशियों की सहायता से, जैसे कि दौड़ना हो गया, चलना है आपका, दौड़ना उसमें शामिल है, चलना उसमें शामिल है, कूदना उसमें शामिल है। ठीक, इनमें क्या है व्यापक रूप से मांसपेशियों की सहायता पड़ती है। ठीक है, ये सारी क्या गतिविधियां कहलाती हैं, ये गतिविधियां कहलाती हैं हमारी स्थूल गतिविधियां। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले में हमने सूक्ष्म देखा कि जहां अंगुलियों की सहायता से कार्य होता है वह सूक्ष्म गतिविधियां होती हैं, और जहां मांसपेशियों की सहायता से कार्य होता है वह स्थूल गतिविधियां होती हैं। अब अगला एक क्वेश्चन बनता है कि भाई गामक विकास होता कैसे है, गामक विकास कैसे होता है, इसको हम देख लेते हैं। प्रश्न है, गामक विकास कैसे होता है। गामक विकास होता कैसे है। ठीक, तो इसमें हम चार पांच महत्वपूर्ण विकास की बातचीत करेंगे। पहला है मस्तकोधमुखी। पहला है मस्तकोधमुखी। मस्तकोधमुखी, ठीक है, सिफेलोकाइडोल इसे भी कहते हैं इंग्लिश में। सिर से पैर की ओर इसमें विकास होता है। इसमें जो विकास होता है सिर से पैर की ओर, मस्तकोधमुखी विकास में सिर से पैर की ओर विकास होता है। ठीक, हमेशा गामक विकास की शुरुआत सिर से पैर की तरफ होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे हम समझ लेते हैं उदाहरण से, ये बच्चा है, ये बच्चा क्या है, अपना शरीर की मांसपेशियों पर जो नियंत्रण करेगा वो सबसे पहले कहां से करेगा, सिर से करेगा। ये जो नियंत्रण करेगा अपनी मांसपेशियों पर, वो कहां से करेगा, सिर से करेगा सबसे पहले। तो
सबसे पहले एक अच्छा उदाहरण ये है कि जो ये बच्चा है सबसे पहले अपने मांसपेशियों पर जो नियंत्रण करेगा वो सर से करेगा। इसलिए मस्तोधनमुखी विकास में सिर से पैर की ओर विकास होता है। इसे एक दूसरे उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा लेटा हुआ है। लेटा हुआ बच्चा सबसे पहले आप देखिएगा अपने आसपास, सबसे पहले वो क्या करता है, अपनी गर्दन को उठाता है और फिर छाती को उठाने का प्रयत्न करता है, चेस्ट वाले भाग को उठाने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। ठीक। और उसके बाद हाथ और पैरों के बल वो क्या करता है, हाथ और पैरों के बल वो क्या करता है, चलने लगता है। और उसके बाद क्या करता है, हाथ और पैरों के बल वह चलने लगता है। इसको बोलते हैं सिफेलोकैडो का सिद्धांत, यानी मस्तकोधमुखी सिद्धांत। इसमें सिर से पैर की तरफ को विकास होता है। ठीक। दूसरा जो सिद्धांत है, निकट दूर सिद्धांत। निकट दूर सिद्धांत, प्रोक्सिमो डिस्टेंस, निकट दूर सिद्धांत। दूसरा है निकट दूर सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में क्या होता है, निकट दूर सिद्धांत, इस सिद्धांत में ये सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे का विकास सबसे पहले उसके कहां पर होता है, केंद्र पर, यानी नाभि पर। बच्चे का विकास सबसे पहले कहां होता है, केंद्र पे। इससे पहले मस्तकोधमुखी में हमने कहां पढ़ा था, सर से पैर की ओर। लेकिन निकट दूर विकास सिद्धांत में यह कहता है कि बच्चे का विकास सबसे पहले केंद्र, सेंटर पर, जो हमारी नाभि पर। बच्चे को सबसे पहले क्या होता है, पेट की हड्डियों का विकास होता है। बच्चे की सबसे पहले पेट की हड्डियों का विकास होता है, बाद में भुजाओं का विकास होता है, भुजाओं की हड्डियों का विकास होता है, और अंतिम रूप में पैरों का विकास होता है। तो यह है निकट दूर सिद्धांत। ठीक। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तीसरा सिद्धांत है इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो सिद्धांत है, इसमें बच्चा क्या करता है, शुरुआत में अपनी व्यापक मांसपेशियों का, यानी सभी मांसपेशियों का उपयोग करता है। इसमें पूरे शरीर को बच्चा सबसे पहले हिलाता है और अंत में किसी चीज को, उसके अंत में जो है अंगुलियों की सहायता से किसी चीज को पकड़ता है। ठीक है। इसमें विकास बड़ी मांसपेशी से छोटी मांसपेशी की ओर होता है। इसका जो विकास होता है बड़ी मांसपेशी से छोटी मांसपेशियां, बड़ी मांसपेशी से छोटी मांसपेशी की तरफ होता है। बच्चा सबसे पहले क्या करता है, किसी चीज को पूरा शरीर हिलाता है। ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, किसी चीज को बाद में अंगुलियों की सहायता से पकड़ता है। ठीक है। तो इसमें विकास जो है बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की तरफ होता है। और स्थूल से सूक्ष्म, इसको हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बोल दें या स्थूल से निकट दूर बोल दें, ये दोनों बराबर ही हैं। ठीक। तो चौथा इसमें जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, चौथा सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास। ठीक। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास। ठीक। चौथा हम देख लेते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट विकास। विकास, सामान्य से विशिष्ट विकास। ठीक। इसमें एक बात हमें यह याद रखनी है कि केवल एक विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इसमें हमने याद रखना है कि केवल एक विकास जो होता है जो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, और वह है नैतिक विकास। ठीक है। वह है नैतिक विकास। नैतिक विकास एक ऐसा विकास है जो क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ होता है। ठीक। बाकी जो सभी विकास हैं, चाहे वह गामक विकास हो, चाहे वह क्रियात्मक विकास हो, वह विकास जो होता है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास क्या है, सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर जो विकास है, ये विकास है क्या, एक बार हम इसे देख लेते हैं। कभी कभी आपने आसपास के बच्चे को देखें, ऑब्जर्व करें अपने आसपास के बच्चों को। ठीक है। इसमें क्या होता है कि सारे, देखो हमारे आसपास जितने भी आंसर है ना, सारी भी एक्टिविटीज, जितनी भी क्रियाएं हैं हमारे आसपास, सब कुछ
शामिल है। ठीक, देखें कभी कभी भी बच्चे की तरफ कोई हम खिलौना फेंक कर देख दे, कोई फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी खिलौना बच्चे की तरफ फेंका, ठीक है, तो वह बच्चा खिलौना को पकड़ना अभी नहीं जानता है, तो वह क्या करता है, उस खिलौने के ऊपर पूरा पड़ जाता है, पूरा गिर जाता है। ठीक है, खिलौने के ऊपर पूरा जब पड़ जाता है, जबकि उसको क्या करना चाहिए था, अंगुलियों की सहायता से उसको पकड़ना चाहिए था, लेकिन वह सामान्य क्रिया कर रहा है। लेकिन शुरुआत में क्या कर रहा है, बच्चा उसको पकड़ना नहीं जानता है, बच्चा क्या कर रहा है, सामान्य क्रियाएं कर रहा है, बच्चा सामान्य क्रियाएं कर रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन बच्चा क्या रहा है, शुरुआत में सामान्य क्रिया कर रहा है, ठीक, और उसके बाद सामान्य से विशिष्ट की ओर, और जब बच्चा उसको अंगुलियों से पकड़ेगा तो हम कहेंगे कि वो विशिष्ट क्रियाएं कर रहा है। अमूमन हमने देखा है कि बच्चा शुरुआत में सभी जो है आदमियों को अपने पापा 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 करके बोल देता है, लेकिन जब बाद में जब यह बच्चा अपने ही पापा को पापा बोलेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, ये सब क्या है, विशिष्ट क्रिया है, तब हम कहेंगे कि बच्चे ने विशिष्ट क्रियाएं करी। ठीक, तो ये अमूमन ये उदाहरण हमें अपने आसपास देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास हमेशा कहां से होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक, अगला है अधिगम परिपक्वता का सिद्धांत। अधिगम मल्टीप्लाई बाय परि का सिद्धांत। अधिगम परिपक्वता का सिद्धांत भी बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार जो गामक विकास है अधिगम व परिपक्वता का परिणाम होता है। और ये कैसे होता है, ये कहता है कि हम जैसे कि हम जब जैसे कि हम ये कहता है कि हम 8 माह के बच्चों को साइकिल नहीं सिखा सकते, क्योंकि वह बच्चा जो है शारीरिक रूप से अभी दक्ष नहीं है, उसकी शारीरिक दक्षताएं उसके लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब क्या है कि लर्निंग तभी संभव है जब बच्चे में आवश्यक शारीरिक कुशलता नहीं होगी। जब तक हमारे शरीर में आवश्यक शारीरिक कुशलताएं नहीं होंगी तब तक हम किसी चीज को नहीं सीख सकते। तो गामक विकास के लिए निर्धारित परिपक्वता का होना जरूरी है। गामक विकास के लिए निर्धारित परिपक्वता, निर्धारित परिपक्वता का होना आवश्यक है, अन्यथा लर्निंग नहीं होगी। चाहे वह चलना सिखाना हो या तैरना सिखाना हो या कूदना सिखाना हो, तो गामक विकास जो है परिपक्वता पर निर्भर करती है। आशा करता हूं परीक्षाओं के समय में आपके लिए यह टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक, वैसे टॉपिक बहुत बड़े हैं, हम इन्हें अगर एक एक घंटे में भी पढ़ाएं वो भी कम होगा। तो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, जहां हमें डाउट होता है, मेरी कोशिश है कि मैं आपके बीच इन्हें लाते रहूँगा। और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।